औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। हम अपने इन लेक्चर्स के दौरान चैप्टर हमारा डोजेज फॉर्म उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म जो है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काफ़ी हम डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने जो है इसी जो सॉल्यूशन जो डोजेज फॉर्म है उसी जो टॉपिक है उसको हम आगे लेके चलना है हमने। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर जो पहला हमारा जो डोजेज फॉर्म है सॉल्यूशन उसके हमने जो है डिस्कस करना है। उन सॉल्यूशन से रिलेटेड जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो आगे चल के आपको जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी और आपकी स्टडीज़ के अंदर भी बहुत ही जो है वो फ़ायदा देंगी आपको। उनका हमने जो है वो आज हमने इनको देखना है। सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं आपको याद होगा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सॉल्यूशन ऐसी डोजेज फॉर्म जिसमें एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो है वो कंपोनेंट्स जो हैं या सॉल्यूट्स जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं दूसरे कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट के अंदर। तो कंप्लीटली डिज़ोल्व होते हैं और जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं तो फाइनल हमारे पास जो डोजेज फॉर्म बनती है वो क्लियर, ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस जो है वो डोजेज फॉर्म बनती है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, डोजेज फॉर्म कहते हैं उसको, सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन जो है उसके लिए जो है मुख्तलिफ जो हैं उसकी फेजेस हैं। उसको जो है वो सॉल्यूशन के लिए जो है वो तीन जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड। उसमें पहली है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और थर्ड जो है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको हमने आज समझना भी है और इसको जो हमने याद भी करना है इन लेक्चर्स के दौरान ही। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है? अगर हम इसको सिंपली अगर हम कहें सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सलाहियत होती है कि हम उसके अंदर सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व कर सकें, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं इट इज़ अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी तक उसके अंदर जो है वो सलाहियत होगी सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन in which the solute concentration is lower than its equilibrium solubility या equilibrium concentration। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट की, वो इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे इट इज़ अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑल द सॉल्यूट डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट। इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्यूट जो है वो तमाम डिज़ोल्व हो चुका होता है। या हम अगर इसको सिंपली अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम मज़ीद सॉल्यूट जो है हम डिज़ोल्व कर सकते हैं उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को चेंज किए बगैर। क्योंकि हमने जो है वो सॉल्यूशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसी डोजेज फॉर्म जिसके अंदर दो से ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं और अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाते हैं विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, या कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वो अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हम आप राइट साइड पे देखें बॉक्स के अंदर अ सॉल्यूशन दैट कैन डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद हम सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे बग़ैर किसी टेम्परेचर राइज़ किए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे इट इज़ अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन
जिसके अंदर मज़ीद अभी सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर ले। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपने उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एक हम उस सिंपल अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझना चाहें तो हमारे पास एक गिलास वाटर है, उसके अंदर अगर हम 1 चम्मच जो है वो शुगर ऐड करते हैं और उसको हम जब स्टरिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। फिर हम दूसरा जो है वो चम्मच जो है इसके अंदर ऐड करते हैं, उसको स्टरिंग करते हैं और वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो यहाँ तक जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर मज़ीद उसके अंदर जो है हम शुगर ऐड करते हैं तो वो भी डिज़ोल्व हो जाती है, तो भी वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम मज़ीद अगर हम उसको ऐड करें, उसके अंदर शुगर ऐड करें तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम जो है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी। तो ऐसी स्टेज सॉल्यूशन की ऐसी स्टेज जहाँ पे मज़ीद जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके, सिंपल स्टरिंग के ज़रिए मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके बग़ैर टेम्परेचर चेंज किए, तो ऐसी स्टेज सॉल्यूशन की जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगी, जो कि हमारी नेक्स्ट जो है वो टर्मिनोलॉजी है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सॉल्यूट ऐड करने की या डिज़ोल्व करने की सलाहियत होती है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बग़ैर टेम्परेचर चेंज किए। नेक्स्ट हमारी जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज किए बग़ैर मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की सलाहियत नहीं होती, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन बिकम असैचुरेटेड, मज़ीद उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करने की सलाहियत नहीं होती, या अगर हम सिंपली कहें उसके अंदर हम मज़ीद सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, हम जो है उस टेम्परेचर अगर हम उसका सेम रखें तो। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट। ऐसा स्टेज, ऐसी सॉल्यूशन की ऐसी स्टेज जिसके अंदर मज़ीद हम जो है सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व ना कर सकें, ऐसी स्टेज को या ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम बॉक्स के अंदर देखें, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस एक टेम्परेचर पे मज़ीद हम सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व ना कर सकें, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मैंने पिछली स्लाइड के अंदर आपको एक सिंपल एग्जांपल बताई कि हमने 1 चम्मच ऐड किया, उसको डिज़ोल्व किया, फिर हमने उसके अंदर 1 चम्मच ऐड किया, उसको हमने डिज़ोल्व किया, तो जो है ये सॉल्यूशन जो है अभी अनसैचुरेटेड है। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद हम सॉल्यूट को ऐड करते चले जा रहे हैं और वो सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होता चला जा रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम अगर मज़ीद उसके अंदर शुगर ऐड करें तो वो शुगर सिंपल स्टरिंग से डिज़ोल्व नहीं होगी। वो स्टेज जो है सॉल्यूशन की, या वो सॉल्यूशन हम उसको कहेंगे इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मज़ीद उसके अंदर हम सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हैं। शर्त क्या है, आपने टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है, वही रखना है जो आपने स्टार्ट में किया था सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते वक्त। तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट, या अगर राइट साइड पे आप डेफिनेशन देखें, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट आप जो है वो डिज़ोल्व कर चुके हैं सॉल्यूट की, और फिर आप मज़ीद उसके अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे हैं उसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो ऐसा सॉल्यूशन को हम कहेंगे इट इज़ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या वो स्टेज सॉल्यूशन की कहलाएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर जो है
जैसे हमने कहा कि हम उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम मज़ीद जो है वो सुक्रोज़ या शुगर या वो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो वो स्टेज जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगी। फिर हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को हम उसका टेम्परेचर को हम राइज़ करते हैं, उसको हम हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, मज़ीद जो है फिर सॉल्यूट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। हम मज़ीद जो है फिर उसके अंदर अगर हम सॉल्यूट डालेंगे, टेम्परेचर राइज़ करेंगे, उसके अंदर सॉल्यूट डालेंगे तो फिर वो हल होना शुरू हो जाएगा, और वो मज़ीद आप डालते चले जाएंगे तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक स्टेज ऐसी आएगी, टेम्परेचर राइज़ करने के बावजूद भी हम मज़ीद जो है उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर जो है उसके अंदर प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर टेम्परेचर राइज़ करने के बावजूद भी हम मज़ीद सॉल्यूट ऐड ना कर पाएँ या डिज़ोल्व ना कर पाएँ, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है उसको हम कहेंगे इट इज़ अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर जो है इसके बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पहुंचने के बाद स्टेज जो है फिर हम मज़ीद जो है वो किसी भी सूरत में सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाते। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर देन द एवरेज सॉल्वेंट दैट कैन बी डिज़ोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। तो क्या होगा इस सूरत में, क्या होगा कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, मज़ीद जो है उसके अंदर सॉल्यूट ऐड होना, डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। अ सॉल्यूशन with more dissolved solute at a given temperature than a saturated solution। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमने अटेन किया था उसमें हमने टेम्परेचर राइज़ नहीं किया था उस सॉल्यूशन का, और वो स्टेज पे जो है वो मज़ीद सॉल्यूट ऐड या डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे। फिर हमने उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज़ किया, फिर उसके अंदर सलाहियत पैदा हो गई कि आप मज़ीद उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर डिज़ोल्व कर पा रहे हैं, करते चले जाएंगे। फिर उसमें भी एक स्टेज ऐसी आएगी कि टेम्परेचर राइज़ करने के बावजूद आप मज़ीद सॉल्यूट उसके अंदर ऐड नहीं कर सकेंगे, डिज़ोल्व नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे स्टेज को हम कहेंगे इट इज़ अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन डोजेज फॉर्म की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो डिज़ोल्व आपका सॉल्यूट होते हैं वो जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उनको बनाते हैं, और जो है उसको हम कहेंगे इट इज़ अ सॉल्यूशन। तो 3 टर्मिनोलॉजीज़ हमने पढ़ी सॉल्यूशन के बारे में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज हमने जो है सॉल्यूशंस के बारे में ही एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो पढ़नी है, जो कि सॉल्यूशन को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी जो है वो 2 वर्ड से हम कह सकते हैं मिलके बना है। सॉल्युबल का मतलब होता है हल हो जाना, एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्यूट की ऐसी सलाहियत है जो सॉल्वेंट के अंदर वो हल करती है उस सॉल्यूट को, तो इसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमेशा जो है वो सॉल्यूट की सलाहियत होती है कि वो सॉल्वेंट के अंदर कितना हल हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that passes into solution in order to establish equilibrium at constant temperature and so produce a saturated solution is known as solubility of that substance। solute की ऐसी सलाहियत जो कि उस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रही है। लेकिन solubility की डेफिनेशन क्या होगी, the amount of substance that passes into the solution in order to establish equilibrium at constant temperature so produce a saturated solution। सॉल्यूट की वो मिकदार
जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है वो मैक्सिमम मिक़दार हम कह सकते हैं उसको कि बग़ैर टेम्परेचर राइज़ किए वो मैक्सिमम मिक़दार सॉल्यूट की जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्टेज तक पहुंच जाती है, तो ऐसी अमाउंट को, ऐसी मिक़दार को हम कहेंगे इट इज़ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है, सॉल्यूट की सलाहियत है। उस सलाहियत को हम कैसे जांचते हैं? वो अमाउंट जो डिज़ोल्व हो जाती है गिवन सॉल्वेंट के अंदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वो, या दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे सॉल्यूट की वो ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और फिर जो सॉल्यूशन बनता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है और उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वो सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसको हम कहेंगे इट इज़ अ सॉल्युबिलिटी। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखें, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट पासेस इनटू सॉल्यूशन in order to establish equilibrium at constant temperature and so produce a saturated solution is known as solubility of the substance। सॉल्यूट की वो मिक़दार कि वो अमाउंट जो पासेस इनटू द सॉल्यूशन का मतलब होता है वो डिज़ोल्व हो गई सॉल्वेंट के अंदर और वो सॉल्यूशन बन गई। और इस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम मज़ीद उसके अंदर जो है बग़ैर टेम्परेचर राइज़ किए उसके अंदर हम मज़ीद अमाउंट ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वो स्टेज जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो वो मिक़दार जो उसको उस सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो ऐसी अमाउंट को हम कहेंगे इट इज़ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट या दैट सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी को जो है वो समझने के लिए मुख्तलिफ जो है सॉल्यूट जो है वो कितने सॉल्युबल हैं उसको जो है वो समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं जिनको हम कहते हैं द रिलेटिव टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमेशा याद रखें, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो होती है इन अ गिवन सॉल्वेंट। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स इस्तेमाल करते हैं सॉल्यूट के लिए कि ये फ़लाँ सॉल्यूट जो है वो कितना सॉल्युबल है तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो ये वेरी सॉल्युबल या फ्रीली सॉल्युबल या सॉल्युबल, ये सॉल्यूट्स कौन से होते हैं? ये कैसे हमें पता चलता है कि सॉल्यूट जो है वो वेरी सॉल्युबल है, या कैसे हमें पता चलता है कि वो फ्रीली सॉल्युबल है या सॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल है? तो उसके लिए हम जो है पैरेलल जो है वो सॉल्वेंट की वो मिक़दार जो कि रिक्वायर्ड होती है एक पार्ट को डिज़ोल्व करने के लिए सॉल्यूट के, या अगर हम इसको सिंपली समझना चाहें कि सॉल्यूट का एक हिस्सा डिज़ोल्व करने के लिए हमें कितना जो है वो सॉल्वेंट चाहिए है, तो उसको हम कहेंगे इट इज़ अ सॉल्युबिलिटी। क्या कहेंगे हम? सॉल्यूट का एक हिस्सा डिज़ोल्व करने के लिए हमें कितने हिस्से सॉल्वेंट के चाहिए हैं, तो ऐसी हम वो जो मिक़दार है सॉल्वेंट की उसको हम कहेंगे, उससे हम जो है वो रिलेट करेंगे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 1 ग्राम जो है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जनरल एग्ज़ाम्पल, 1 ग्राम सॉल्यूट जो है उसको डिज़ोल्व करने के लिए हमें 1 ml जो है वो वाटर चाहिए है या उससे भी कम वाटर चाहिए है, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूट जो है वो दैट इज़ वेरी सॉल्युबल, वो बहुत ही जल्दी आसानी से जो है वो हल हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ़ एक हिस्सा जो है या उससे भी कम जो है वो सॉल्वेंट का चाहिए है, तो इसको हम कहेंगे दैट सॉल्यूट इज़ वेरी सॉल्युबल। इसके अलावा दूसरी जो टर्म है दैट इज़ फ्रीली सॉल्युबल, ऐसा सॉल्यूट जिसके एक हिस्से, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सॉल्यूट जिसके 1 ग्राम सॉल्यूट को हल करने के लिए हमें 1 से लेके 10 ml सॉल्वेंट के चाहिए हैं, तो ऐसे
ऐसे सॉल्यूट को हम कहेंगे इट इज़ अ फ्रीली सॉल्युबल। जितनी हमें ज़्यादा जो है वो अमाउंट चाहिए है सॉल्वेंट की एक हिस्सा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए, तो उससे क्या वो हमारे सामने आ रहा है कि उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती चली जा रही है। वेरी सॉल्युबल के लिए हमें एक हिस्सा सॉल्यूट के लिए एक हिस्सा ही जो है वो सॉल्वेंट का चाहिए, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ वेरी सॉल्युबल। जबकि फ्रीली सॉल्युबल के लिए एक हिस्सा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए हमें तकरीबन जो है वो 10 हिस्से जो है वो सॉल्वेंट के चाहिए। हमें ज़्यादा सॉल्वेंट चाहिए है ताकि वो सॉल्यूट उसके अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो सके और अपनी जो है वो जगह बना सके। इसी तरह सॉल्युबल जो है, सॉल्युबल, हल पज़ीर, जो ये तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये हल पज़ीरी के लिए ही ये हैं। हम कह सकते हैं इनकी एक्सटेंट जो है, वेरी सॉल्युबल जो है वो बहुत जल्दी और बड़ी इफ़ेक्टिवली हल हो जाता है। फ्रीली सॉल्युबल जो है उसके लिए ज़्यादा मिकदार क्योंकि चाहिए है, एज़ कम्पेयर टू फ्रीली सॉल्युबल जो सॉल्युबल है वो कम उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि उसके लिए जो हमें 10 हिस्से से लेके 30 हिस्से जो है वो सॉल्वेंट के चाहिए। तो सॉल्युबल के लिए अगर हम सिंपली कहें तो 1 ग्राम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए आपको 10 से लेके 30 ml तक जो है वो पानी चाहिए होता है या सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो ऐसे सॉल्यूट को हम कहेंगे इट इज़ अ सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल, मज़ीद जो है इसके लिए ज़्यादा हमें सॉल्वेंट चाहिए है ताकि हम 1 ग्राम जो है वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर सकें। स्लाइटली सॉल्युबल के लिए मज़ीद जो है हमें ज़्यादा जो है वो सॉल्वेंट चाहिए होगा 1 हिस्सा या 1 ग्राम सॉल्यूट को हल करने के लिए। इसी तरह वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, ऐसा सॉल्यूट जो बहुत ही कम जो है वो सॉल्युबल है, उसके लिए हमें 1000 से लेके 10,000 हिस्से, 1000 to 10,000 पार्ट्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं सॉल्वेंट के 1 ग्राम या 1 हिस्सा सॉल्यूट को हल करने के लिए। इसी तरह ऐसा सॉल्यूट जिसको हम जितने भी मर्ज़ी सॉल्वेंट के अंदर उसको हम डाल दें वो किसी भी सूरत में जो है वो सॉल्युबल नहीं होता, तो ऐसे सॉल्यूट को हम कहते हैं प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो ये मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी की जो एक्सटेंट है वो कितना हल हो जाता है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो है वो अक्सर सॉल्युबिलिटी की डिफरेंट टर्म्स के अगेंस्ट जो है वो सॉल्वेंट की जो है वो पार्ट्स का पूछा जाता है। इसी तरह अगर आपका सॉल्यूट जो है वो इनसॉल्युबल है सॉल्वेंट के अंदर या वाटर के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, एक थर्ड एजेंट का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकें सॉल्वेंट के अंदर। जैसे हमने जो है वो इंटरफेशियल टेंशन के अंदर पढ़ा था कि कुछ जो है सॉलिड जो हैं और उन सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जो इंटरफेस है, जो सरफेस है, उसके दरमियान जो है वो सरफेस टेंशन तो होता है जो कि सॉलिड को उस लिक्विड के अंदर मिक्स होने नहीं देता या डिज़ोल्व होने नहीं देता। फिर हम क्या करते हैं, उस सरफेस टेंशन को, उस इंटरफेशियल टेंशन को हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स या सरफेक्टेंट्स, तो जो कि हमें हेल्प करता है फिर वो सॉलिड्स को डिज़ोल्व करने के लिए वाटर के अंदर। तो सॉल्युबलाइजेशन एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर हम इनसॉल्युबल जो सॉल्यूट्स हैं उनको हम वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर हम हल करते हैं, उनको हम डिज़ोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड एजेंट जिसको हम सरफेक्टेंट कहते हैं। सॉल्युबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस इन विच the water insoluble substances are dissolved in aqueous solution in the presence of surfactant। सॉल्युबलाइजेशन ऐसा अमल जिसके अंदर हम insoluble substances को जो कि हल नहीं हो सकते वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, उनको हम
करते हैं या हम करवाते हैं किसकी मदद से, एक थर्ड एजेंट है जिसको हम कहते हैं सरफेक्टेंट, उसकी मदद से जब हम हल करवाएंगे तो इसको हम कहेंगे सॉल्युबलाइजेशन का अमल। अब जो है कुछ डोजेज फॉर्म के हवाले से हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओरल सॉल्यूशन हमने पढ़ा, 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपोनेंट हैं वो हल होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर, और एक क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस जो डोजेज फॉर्म बनती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशंस। और यही सॉल्यूशन जब ओरली इंटेक की जाते हैं थ्रू ओरल कैविटी जो है, बाय माउथ जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं ओरल सॉल्यूशंस। ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक ओरल सॉल्यूशंस की क्या डेफिनेशन है? ओरल सॉल्यूशंस आर oral liquid containing one or more active ingredient dissolved in a suitable solvent। ऐसे सॉल्यूशंस, ओरल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो इंग्रेडिएंट्स या सॉल्यूट्स जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे दीज आर द ओरल सॉल्यूशंस। एक और टर्मिनोलॉजी जो है या एक और डोजेज फॉर्म हम कह सकते हैं जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड ही है, जिनको हम कहते हैं ड्राई मिक्सचर्स फॉर सॉल्यूशंस। मोस्टली जो है वो सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रीपेयर्ड फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर हम पहले से ही जो है वो जो तमाम सॉल्यूट्स जो हैं या ड्रग्स जो हैं और एक्सिपिएंट जो हैं वो मिक्स करके डिज़ोल्व करके जो है वो मार्केट करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन जो है समटाइम हमारे पास एक्टिव ड्रग या हमारे पास जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनका वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी तो होती है, लेकिन उसके साथ वाटर के साथ इतनी ज़्यादा जो है वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती, वो वाटर के साथ उनकी इंटरेक्शन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो उस सूरत में हम फिर क्या करते हैं, उसकी जो फॉर्मुलेशन है हम ड्राई पाउडर फॉर्म के अंदर जो है वो मार्केट करते हैं, और जस्ट बिफोर द यूज़, इस्तेमाल से कुछ देर पहले जो है उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है और फिर जो है उनको ओरली जो है वो इनटेक किया जाता है। जैसे ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन है, ORS हम जिसको कहते हैं, वो हमारे पास प्रीपेयर्ड फॉर्म के अंदर नहीं आता, वो हमारे पास पाउडर जो है वो फॉर्म के अंदर आता है सैशे के अंदर। जब हम उनको इस्तेमाल करना होता है तो जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वाटर है, जो लिक्विड है, उसके अंदर हम उसको डिज़ोल्व करते हैं और फिर उसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं विद इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर। क्योंकि उस 24 और 48 घंटे के बाद जो है उसके अंदर जो है वो ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी जो शेल्फ़ लाइफ होगी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि उन ड्रग्स का वाटर के साथ जो है वो इंट्रैक्शन होता है जो है, जिसकी वजह से वो जैसे ही उनके साथ वाटर को हम ऐड करते हैं तो उनकी जो है वो इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, उनकी हम कह सकते हैं डिटोरिएशन शुरू हो जाती है, और उस पीरियड के बाद जो है उनकी ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। अ नंबर ऑफ़ मेडिसिनल एजेंट्स particularly certain antibiotics, for example penicillin B, have insufficient stability in aqueous solution। अगर हम पहले से उनको aqueous solution के अंदर हम भेजें या उनको मार्केट करें तो उनके साथ जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती। मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज प्रोडक्ट प्रोवाइड दैम टू द फार्मेसी इन ड्राई पाउडर एंड ग्रैनुलर फॉर्म ऑफ द reconstitution with the prescribed amount of the water immediately before dispensing to the patient को इस्तेमाल करने से थोड़ी देर पहले जो है फार्मासिस्ट जो है वो उनको जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो जितना भी होता है वो उसके ऊपर मेंशन होता है, उसके अंदर डिज़ोल्व करके वो पेशेंट को जो है वो डिस्पेंस कर देते हैं। The dry powder mixture contain all the formulative component including drug, flavorant, color, buffer and other except for the solvent। उसके अंदर तमाम जो फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट जो है उसके अंदर होते हैं,
मासवाए वाटर के या सॉल्वेंट के, जो कि फिर इस्तेमाल से थोड़ी देर पहले जो है वो तमाम फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स जो है उसके अंदर हम डाल देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह जो है ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर भी जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। उसके लिए जो है जैसे ड्राई फॉर्म के अंदर, साशे फॉर्म के अंदर जो है वो ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशंस आते हैं, इसी तरह जो है वो प्रिपेयर्ड हालत के अंदर भी ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन उनकी जो है वो फॉर्मूलेशन जो है वो डिफ़र करती है और उनकी जो है वो शेल्फ़ लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई ORS जो फार्मूलेशन है उसकी। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है ऐसे सॉल्यूशन जो हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अगर वोमिटिंग और डायरिया की वजह से, किसी भी फ़िज़िकल कंडीशन की वजह से बॉडी के अंदर जो है वो वाटर का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, तो उस सूरत में हम फिर जो है वो ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो ओरली इंटेक किए जाते हैं और वो जो है वो दोबारा बॉडी के अंदर जो है हाइड्रेशन करते हैं, जो कि वोमिटिंग और डायरिया की वजह से वो डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशंस आर यूजुअली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद माइल्ड वॉल्यूम डिप्लीशन 5 to 10% ऑफ द बॉडी वेट। वोमिटिंग एंड डायरिया या किसी और फिज़िकल कंडीशन की वजह से अगर बॉडी का जो वॉल्यूम है वो 5 से 10% कम हुआ है, तो उस सूरत में फिर जो है वो ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन जो हैं वो इस्तेमाल करवाए जाते हैं। दीज आर अवेलेबल OTC, ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लिया जा सकता है, इनको ख़रीदा जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरत के मुताबिक, एंड आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। इनकी जो है वो प्राइस भी कम होती है, आसानी से जो है वो अवेलेबल होते हैं, एंड देयर यूज़ हैज़ डिमिनिश द इंसिडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेटेड ओरल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। पैरेंटल या इंजेक्टेबल जो रिहाइड्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी निस्बत जो है ये आसानी से अवेलेबल भी हैं, आसानी से इस्तेमाल भी हो जाते हैं, क्योंकि जो है इंजेक्टेबल जो हैं उनको जो है वो इस्तेमाल करना जो है इतना आसान नहीं होता, उसके लिए जो वो ट्रेन पर्सनल्स चाहिए, उसके लिए और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो 5 से 10% अगर वॉल्यूम डिप्लीशन हो रही है बॉडी के अंदर वोमिटिंग एंड डायरिया की वजह से, तो आप फिर जो है वो ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंजेक्टेबल्स के मुकाबले में। फिर आप जो है वो ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आसानी से अवेलेबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, सस्ता भी है, और जो है इसको आप आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो मज़ीद हमारी जो डोजेज फॉर्म है उसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।